मेहरबानी करके आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ, ये किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। डेरा गाज़ी ख़ान में बच्चा बच्चा इनको जानता है माशाअल्लाह। शिबली शबखेज़ गौरी साहब, आप इनकी मेहरबानी है, इन्होंने आज टाइम दिया, तो इनसे हम पीपल्स पार्टी के हवाले से गपशप करेंगे। वैसे भी मैं शिबली शबखेज़ गौरी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएंगे, बैकग्राउंड मतलब। और मैंने सुना था यूएसए में सर आप रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अर्सा रहे, फिर यहाँ पाकिस्तान आ गए, और इनकी जो सियासी एफिलिएशन है, पॉलिटिकल एफिलिएशन है, वो पीपल्स पार्टी के साथ है। और पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो, आई एम सॉरी टू से, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर इनकी कोई और ही मतलब सिस्टम होता है, मेरिट सिस्टम कुछ और है। जो असल वर्कर हैं, जो असल जियाले हैं, या जो पार्टी के बुनियादी कारकुन हैं, बाज़ औक़ात उनके साथ इंसाफ वो नहीं होता जो होना चाहिए। तो मैं जनाब शिबली शबखेज़ गौरी साहब से कहूँगा कि पहले अपना थोड़ा सा तारुफ़ करवाएंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, कैसे फिर पाकिस्तान आए, कैसे ये सियासी जिद्दोजहद स्टार्ट की, उसके बाद फिर हम मज़ीद गपशप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। अज़ीज़ भाई, मैं इसी शहर का वासी हूँ, यहीं पर पला हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पर पढ़ा हूँ। मैंने डेरा गाज़ी ख़ान में 1963 में मैं पैदा हुआ हूँ। उसके बाद यहीं प्राइमरी स्कूल नंबर 9, फिर सिटी हाई स्कूल, उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, फिर उसके बाद एफसी कॉलेज लाहौर। मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स कर रहा था उधर लाहौर में एफसी कॉलेज में। तो दरमियान में कुछ मेरे मामलात ऐसे हो गए, मुझे वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद एलएलबी की मैंने। अमेरिका की बात आपने की, तो अमेरिका में ऐसा है कि मेरे 2 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पर हैं, वो वहाँ के सिटीज़न हैं। मेरे पास 10 साल ग्रीन कार्ड रहा, तो मेरा आना जाना रहता था। तकरीबन 9-10 साल मैं अमेरिका कोई 15-16 दफ़ा गया आया हूँ। इसके अलावा जो आप तारुफ़ का कि यहाँ कैसे है, हम लोग माइग्रेटेड हैं। मेरे दादा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो तशरीफ़ ले आए थे कैम्बलपुर में इंडिया से। वहाँ से हम लुधियाना के रहने वाले हैं। लुधियाना से हम लोग आए कैम्बलपुर, कैम्बलपुर से फिर हम लोग डेरा गाज़ी ख़ान। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, और हमारे चचा, 3 चचा, ये चारों भाई यहाँ पर आ गए थे, यहीं रहे, यहीं उनकी कब्रें हैं, यहीं हमारा कब्रिस्तान है। जीना मरना ओढ़ना बिछोड़ना सब कुछ यहीं पर है हमारा। तो इसके अलावा अपने पार्टी की बात की, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ जितनी सियासी जमातें हैं उनमें सबसे अच्छा रवैया कायदीन का वर्कर्स के साथ, और वर्कर्स को कायदीन के सामने बोलने की जुर्रत अगर किसी जमात में है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैंने इस शहर के ऐसे ऐसे दोस्तों को जरदारी साहब से सवालात करते हुए देखा है ऐवान सदर में, जो शायद आम ज़िंदगी में आपको इतने बड़े लीडर या पॉलिटिकल वर्कर नहीं लगेंगे, लेकिन उन्होंने भी जरदारी साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, जब वो सदर थे ऐवान सदर में, कई बार सवालात किए। तो ये पीपल्स पार्टी है जिसमें ये कल्चर है कि वर्कर अपने कायदीन से सवालात कर सकते हैं और कायदीन भी अपने वर्कर्स को पहचानते हैं। मैं आपकी वो बात समझ नहीं सका शायद, या मेरी बात अब आप समझ रहे होंगे। मेरी ज़ात की हद तक ये बात है कि मैं सबसे पहले इंसान होने के नाते, इस शहर का होने के नाते, सबसे पहले मेरा लोगों के साथ रवैया ऐसा ही होता है, दोस्ताना और बरादराना। ये जमाती तारुफ़ और ये नज़रियाती इख्तलाफ बाद की बातें हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीटीआई के दोस्त, नून लीग के दोस्त, जमात इस्लामी के दोस्त, जेयूआई के दोस्त सब आए रहते हैं और मुसलसल आते रहते हैं, रेगुलर तवातुर के साथ उनके साथ मुलाकातें रहती हैं। ना मेरा लोगों के दरमियान गैप है, ना मेरा अपनी पार्टी के दोस्तों के दरमियान कोई गैप है, ना ही मेरा कायदीन के साथ कोई इख्तलाफ या किसी किस्म का कोई गैप है। अल्हम्दुलिल्लाह सब राब्ते में हूँ। अच्छा शिबली शफीज़ गौरी साहब, अब जिस तरह मतलब पीटीआई का आपने दौर देखा, नून लीग का दौर देखा, तो ये पीपल्स पार्टी जो है अब ये पंजाब में जिस तरह मतलब एलिमिनेट हुई है, तो इसकी वजह क्या है और फ्यूचर मतलब कोई चांस है सर इसका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है कि एलिमिनेट हुई है और चांस है या नहीं है। सियासत में ये चीज़ें होती रहती हैं, जीत हार, इस किस्म का उरूज और इस किस्म की कभी थोड़ी बहुत तनज़ली आ जाना। मुल्की हालात कुछ इस किस्म के रहे जिस पर हमारे पार्टी वर्कर्स को थोड़ा सा ये एतराज़ भी था, तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि हमारे कायदीन जो मुफ़ाहमत की सियासत कर रहे हैं ये इन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुल्की हालात इस किस्म के थे कि मुफ़ाहमत की सियासत अपनानी पड़ी हमारे कायदीन को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इससे पहले भी शहीद बीबी ने पंजाब से, पाकिस्तान पूरे से जब इलेक्शन में हमें नाकामी हुई, उसके बाद जो अपोजिशन की है बीबी शहीद ने, आज भी उसे सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग सराहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपोजिशन की जमात कहने लग गए थे कि इतनी अच्छी अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे फिर हुकूमत आई, 2008 में जो हुकूमत आई 5 साल, वो उसके बाद मामलात इस किस्म के हो गए। और आपको पता है कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार को दूसरी तरह से देखती हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से, आज से पहले भी, आज भी और इंशाल्लाह आज के बाद भी इस मुल्क के अवाम की बात करती है, मुलाजमीन की बात करती है, मज़दूर की बात करती है। तो पार्टियों में ये चीज़ें आती रहती हैं। अब आपने पूछा क्या दोबारा इक़्तिदार में आ सकेंगे? आप देख लें कि एक वक्त था 2008 के बाद, 13 के बाद समझते थे शायद काफ़िल ख़त्म होगी। अभी उनके वज़ीर आला भी रहे, कायदीन हैं। तो ये सियासी जमातों में ये लगा रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इक़्तिदार में रही है, अब भी इंशाअल्लाह वो अवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए, उनको हल करने के लिए हमारी क़यादत इसी कोशिश में लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 14-16 महीने का इक़्तिदार था पिछली हुकूमत का, जिसमें हमारे पास मेन जो मिनिस्ट्री थी, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री, वो पूरी दुनिया में सराहा गया। फ़ॉरेन मिनिस्टर, यंगेस्ट फ़ॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल साहब, और उनकी जो कोशिशें, जो कुछ उन्होंने किया, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल एक तरह से अकेला रह गया था। ये उन्हीं की वज़ीर ख़ारजा की पॉलिसी और कोशिशें थी कि अब दोबारा पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर हर जगह बल्कि कंसीडर किया जाता है और बात सुनी जाती है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन, वर्कर्स मिलकर अवाम में अपना कुछ खोया हुआ, जिसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं को बात हुई थी एतमाद में, वो इंशाअल्लाह बहाल करेंगे और दोबारा इंशाअल्लाह पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी। अच्छा सर, वैसे अगर सियासी तज्ज़िया किया जाए पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का, तो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी की हैं। यानी आप देखें कि किस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, वो एक जुडिशल मर्डर था। उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, तो मुर्तज़ा भुट्टो के साथ, यानी सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी ने दी। उसके बाद फिर जिस तरह के हालात बने, तो होना तो ये चाहिए था कि पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे होती, लेकिन
जैसे आप मफाहमत की पॉलिसी कह रहे हैं, तो हमारी जो न्यू जनरेशन है वो मतलब बड़ा उनका एग्रेसिव बिहेवियर है। मतलब वो जिस तरह अभी पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि एक जो रख रखाव की सियासत थी वो ख़त्म हो गई। यानी जो जितना एग्रेसिव है उतना वो पॉपुलर लीडर है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इस हवाले से सर मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारी सियासत में एक अदब अदाब का रिश्ता था, एक रख रखाव का रिश्ता था, वो ख़त्म हो गया। तो ये कैसे सर हम अपने माशरे को दोबारा उस स्टेज पर लाएंगे जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में था। हालांकि नवाज शरीफ उनके अपोनेंट थे, लेकिन एक रख रखाव की सियासत थी, एक अदब अदाब की सियासत थी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? बहुत ही अच्छा सवाल किया अजीज़ भाई आपने। सबसे पहले तो मुझे ये खुशी हुई कि अब मीडिया भी भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर की बात करता है, अदालतें भी भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर की बात करती हैं। और ये जो दौर गुज़रा है, जितनी भी मुखालफत थी इस पिछली हुक्मरान से, लेकिन उसने भी भुट्टो बनने की कोशिश की। उसने भी बीबी की मिसालें दी कई जगहों पर कि कुर्बानियाँ दी हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दी हैं, वर्कर्स ने तो दी हैं। इत्तेफाक से कल ही 18 अक्टूबर था, हमने वो सानह कारसाज में जो हमारे दोस्त भाई वर्कर्स शहीद हुए थे, तो उनके खराज अकीदत के लिए प्रोग्राम किए हैं, पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। और आपको हैरानी होगी, कल बड़े ही लोग हैरान थे, बड़ी क़यादत बाकी जमातों को भी हैरान थी कि बिलावल साहब और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा फ़लस्तीनी रुमाल पहनकर उस प्रोग्राम में शरीक थे। वो यानी ये एक स्टाइल है, ये एक फ़लसफ़ा है मज़लूम के साथ ठहरना। ये भी एक फ़लसफ़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये भुट्टो साहब की दी हुई लाइन है कि आपने मज़लूम के साथ ठहरना। तो हम वो भी कल उनके साथ यकजहती का इजहार कर रहे थे फ़लस्तीनी रुमाल पहनकर। आज भी आप तारीख़ उठा लें सियासत की, उसमें अगर कुर्बानी दी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दी है। वर्कर्स तो हर जमात में देते रहते हैं, यहाँ क़यादत ने कुर्बानी दी। आप ये देखें, जब 2007 में 27 दिसंबर 2007 को बीबी की शहादत हुई, उस वक़्त इस मुल्क ये बड़ी अजीब कैफियत में था, अजीब नहज पर था। लेकिन एक नारा जो हमारे आसिफ अली ज़रदारी साहब ने लगाया कि पाकिस्तान खप्पे, उस पर आके तमाम वर्कर्स ठहर गए और ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ये चलता रहेगा इसी तरह इंशाअल्लाह, सियासत है होती रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है पड़ी। दूसरी बात ने आपने जो की वो बड़ी अफसोसनाक है कि पिछले हुक्मरान ने जो अंदाज़ तखातुब अपनाया था, जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उसका था, जो ट्रेंड उसने दिया अवाम को, वो बड़ा ही अफसोसनाक है, बल्कि शर्मनाक है। हर किसी को ओए तोए की सियासत सिखा दी। घरों में एक ऐसा इख्तलाफ पैदा हो गया कि बच्चे अपने बाप को कहते हैं अल्लाह आपको पूछेगा। मैं अब बाकी लंबी बहस में नहीं जाना चाहता। उस रियासत मदीना के दावेदार ने जो हशर इस मुल्क का किया है, जो अखलाकियात का जनाजा इसकी कल्चर से निकाला है पाकिस्तान के, वो इंतहाई शर्मनाक है। और फिर लोगों के जहन से इन बातों को निकालते निकालते कुछ वक्त लगेगा। अच्छे तरबियत याफ्ता लोग, अच्छे घरों के लोग, उन लोगों ने जो हरकतें की हैं, मेरा ख़्याल है ये 9 मई के वाक़यात जो हुए हैं वो आपने मीडिया पर भी देखे, जितने दिखाए जा सकते थे। ये भी सेंसर्ड थे, कुछ चीज़ें नहीं भी दिखाई, ज़ाहिर है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है और ये उसी हुक्मरान का दिया हुआ कल्चर था, उसी का किया धरा है सारा कुछ जो हम भुगत रहे हैं। जो आज एक वक्त लगेगा लोगों के जहन से ये अल्फाज, ये अंदाज़े तखातुब निकालने के लिए। उसने जो कल्चर दिया था धरने का, मारने का, गाली का, बदतमीज़ी का, उस कल्चर को अब यहाँ से निकालने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा सर, जैसे माशाल्लाह मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो मफ़ाहमत की सियासत करते हैं। जैसे परवेज़ इलाही साहब के साथ भी उनकी
सियासी क्लैशेस थे लेकिन बाद में इकट्ठे हो गए। तो सर कोई चांस है कि मिसाल के तौर पर फ्यूचर में इमरान ख़ान के साथ कोई सियासी मफाहमत या कोई अंडरस्टैंडिंग इस तरह की हो जाए? पहली बात तो ये अजीज़ भाई कि मैं वर्कर हूँ इस पार्टी का, नारे लगाने वाला, अपनी सोच के मुताबिक एक नज़रिए पर ठहर गया हूँ, मैं नारे लगाने वाला वर्कर हूँ। ये क़यादत के फैसले हैं, मगर सियासत में किसी भी चीज़ को आप निकाल नहीं सकते हैं। ये जितने भी चांसेस हैं ये है पड़े। मफाहमत का बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब, अब तो इमरान खान कह रहा है कि मैं तैयार हूँ, आए मेरे साथ, मुझे भी बिठा लें, मौलाना साहब को भी बिठा लें, नून लीग भी बैठ जाए। ये वही है जो कहता था मैं तो अंदर कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जिस चीज़ में उसने अपना, और किसको अंदर नहीं किया उसने, किस पर केसेस नहीं बनाए, उसका क्या हासिल क्या हुआ उसे, यानी एक झूठ की तरफ उसने अपना टाइम ज़ाय कर दिया। मफाहमत हो सकती है और मफाहमत होगी इंशाअल्लाह। जो भी चीज़ इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर होगी वही रास्ता अपनाया जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी क़यादत इस बारे में बहुत ही संजीदा होती है। हम कोई एक दिन, 2 दिन, 1 माह, 1 साल की सियासत नहीं करती है हमारी क़यादत। हमारी क़यादत बड़ी दूरअंदेश है, बड़ी दूर की बातें सोचती हैं। ये जितने प्रोग्राम आजकल चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इन पर एतराज़ात किए थे। हमें आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा ये तरक्की का एक पहिया, आप इसे चलने दें, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएंगे और लोगों को शऊर भी आ जाएगा। कभी बेनज़ीर कार्ड था या और जितनी भी सहूलियात थी, उन्होंने कहा ये तरक्की का एक पहिया, इसे आप चलने दें, इससे आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर होंगे, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, और वैसा ही हुआ। सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, माशाल्लाह आपकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगा। कोई सर न्यू जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहें, कोई सियासी वर्कर्स को कोई मैसेज देना चाहें सर? आपका बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई। असल में मैसेज न्यू जनरेशन के लिए सिर्फ इतना है कि आपसे पहले जो जनरेशन थी, जिस जनरेशन में हम हैं, इन बच्चों से पहले के, ये बड़ी कीमती जनरेशन है। हमने बहुत कुछ देखा है, बड़ी तब्दीलियां देखी हैं। तो जैसे क्वीन को, मलका को पूछा गया कि आपको, 100 साल की थी, जितने साल की थी, उनसे पूछा गया कि आपको किस चीज़ ने ज़्यादा इम्प्रेस किया, तो उन्होंने कहा मुझे मोबाइल फ़ोन ने बड़ा इम्प्रेस किया। कहाँ से लोग कैसे राब्ते में हैं, किस तरह राब्ते में हैं, मतलब है नई से नई चीज़ें आ गई हैं, नई से नई मालूमात आ गई हैं। यंग जनरेशन के लिए इतना है कि आप किसी भी शख्सियत की अंधी तकलीद ना करें, अपने जहन से सोचें। एक तो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो ये हुआ है कि इस तरक्की के दौर में लोग किताब से एक तरफ हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये छोटी सी डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन, इस पर गूगल है, बुक्स हैं, सारी रिसर्चेज हैं। यंग जनरेशन इसको पढ़े, इसको समझने की कोशिश करे, फिर किसी नज़रिए के तहत आगे चलें इस मुल्क के लिए, और इस मुल्क को ना छोड़ें। ये बहुत पहले एक दफ़ा एक आमिर के दौर में हुआ था कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो गया था। हम ये चाहते हैं जो भी क्रीम है, जो भी टैलेंट है, वो इस मुल्क में रहे, इस मुल्क की खातिर, अपनी आवाम की खातिर, इस मुल्क से मायूस ना हों। ये सोने की चिड़िया है। मैं अमेरिका छोड़ के बैठा हूँ, बड़े बड़े लोग, ये जो बिलियनियर इधर फिर रहे हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, ये दुनिया के किसी कोने में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे, अब भी चाहें गुजार, लेकिन वो इस पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में मज़ा है वो कहीं भी नहीं है। यंग जनरेशन को यही चाहिए कि यहाँ से निकलने का ना सोचें, इस मुल्क का सोचें, अपना अपना हिस्सा डालते जाएं, ये मुल्क फिर उसी तरह सही ट्रैक पर सरसब्ज़ व शादाब खुशहाल चलेगा इंशाअल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए सर। थैंक्स लॉट, मतलब थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।